हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का कहानी व उपन्यास, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, वो क्या है? पूस की रात कहानी के नामांकन की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए नायक का चरित्र विशेषताएं बताइए। तो आपको पता, प्रेमचंद के द्वारा पूस की रात जो कहानी है वो सबसे महत्वपूर्ण कहानी आपके इस पेपर में, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यहीं से निकल कर आते हैं। तो इसके नामकरण की आपकी सार्थकता पर आपको प्रकाश डालना है और नायक की जो चरित्र चित्रण है उसको आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न लघुतरात्मक आए, चाहे अति लघुतरात्मक आए और चाहे निबंधात्मक आए, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी के प्रश्नों के भी उत्तर मैंने करा रखे हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लेना। तो आपको पता है, ये जो प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात है, वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसमें क्या बताया गया है? एक गरीब किसान की कहानी के बारे में बताया गया है। जो गरीब किसान है उसका संघर्षपूर्ण जीवन है। भाई, कोई भी किसान होता है उसका जीवन कैसा होता है? संघर्षपूर्ण जीवन होता है, अभाव की जिंदगी जीता है। और कैसे मानवीय भावनाओं को प्रेमचंद ने अपनी जो उनकी बेहतरीन लेखनी थी उसके माध्यम से उन्होंने लिखने का बताने का प्रयास किया कि किसान का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है, कितना अभाव की जीवन एक किसान जीता है। और जो इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हल्कू है। हल्कू एक किसान है, उसके माध्यम से प्रेमचंद ने इस कहानी के एक किसान के जीवन का वास्तविक जीवन दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करें तो जो कहानी का जो नामांकन है, ये कहानी का नाम क्या? पूस की रात। तो ये एकदम उपयुक्त, जो प्रेमचंद ने बहुत सोच समझ के इस नाम को चुना है। क्यों? पूस है वो एक महीने का नाम होता है, हिंदू महीने का नाम होता है। कौन सा? जो सबसे सर्द महीना होता है पूस, उसका नाम है। अब इसके दौरान क्या होता है, जो हल्कू है ना, वो जो अपना जो सर्द ऋतु में आपको पता है जो फसल है वो बोई जाती है, उसकी रखवाली करने के लिए जानवरों से, गायों से, उनसे रखवाली करने के लिए जो अपने खेत में ही सोता है। उसके पास क्या होती है? कंबल भी उसके पास होती नहीं है। समझ में आ गया आपको? उसके पास खुद की कंबल भी नहीं होती। एक दिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है कि वो अपनी सारी फसल को छोड़ छाड़ के क्या करता है, अपने कुत्ते के पास आग जलाकर बैठ जाता है और कंबल को ओढ़ लेता है। और होता क्या है, जो उसकी फटी पुरानी कंबल थी उसको वो गर्मी पहुंचने के कारण उसको नींद आ जाती है। और रात को होता क्या है, सारे के सारे जानवर हैं वो उसकी फसल को पूरी को चौपट कर जाते हैं। तो यही है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जो इसमें गरीब किसान का जो जीवन है, जो चुनौतीपूर्ण जीवन है, उसके बारे में बताया गया है। समझ में आ गया? तो जो मैंने कहानी बताई वही होती है सारी की सारी। तो ये इसका नाम से संबंधित। अब बात करें नायक हल्कू की चरित्र चित्रण। जो गरीब है हल्कू, लेकिन सहनशील है। तो हल्कू एक गरीब किसान है। वह फसल से पहले साहूकार से क्या कर्जा लेता है और फिर अभाव से शांति से जीना चाहता है। फिर भी लेकिन क्या होता है भाई, साहूकार जो हल्कू है इस कहानी के अंदर, वो क्या होता है, उसका जो साहूकार होता है, जमींदार होता है, उससे क्या लेता है, कर्ज लेता है ताकि वो फसल उगा सके और फसल उगाकर है वो इस कर्जे को उतार सके। वो अभाव का जीवन जीता है लेकिन फिर भी अपनी किसानी को नहीं छोड़ता है। उसने अपने खेत के लिए कंबल खरीदने के बजाय जो पत्नी है उसके दबाव में आकर साहूकार का कर्ज चुकाया था। समझ में आ गया आपको? तो मतलब उसने क्या है कि अपने जो सुख सुविधाओं को त्याग कर उसने साहूकार का कर्ज चुकाने का कार्य किया था। अगले वाला कर्तव्यनिष्ठ परंतु विवश। तो आपको पता है हल्कू है, मैंने बताया था कि वो रात को, पूरी रात, ठंड की रात में भी क्या करता है, खेत की रखवाली करता है। तो हल्कू अपने खेत में जीवन के प्रति क्या कर्तव्यनिष्ठ है, उसकी गरीबी और शारीरिक असमर्थता को विवश बना देती है। वो क्या है, जो हल्कू है वो अपने खेत के अंदर अपने खेत की रखवाली करने का कार्य करता है, लेकिन उसकी गरीबी है, उसके पास कंबल खरीदने का पैसा नहीं होता है। ये चीज़ उसको क्या है, उसके कर्तव्यनिष्ठ को और भी मजबूर बना देती है। ठंडी रात में रखवाली करने के बजाय वह मजबूरी में अलाव के पास सो जाता है। वो होता क्या है कि ठंडी रात होती है, उस साथ सर्द रात होती है, उसमें वह रात में रखवाली करने के बावजूद क्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो आग जलाकर वो क्या कर लेता है, सो जाता है।
समझ में आ गया। कर्तव्य नष्ट है, लेकिन क्या कर सकता है बेचारा, गरीब है, उसके पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकते, क्या किया उसने, बेचारा आग जलाकर है वो सो जाता है। अगले वाला है भावुक और स्वाभिमानी। तो इसमें क्या बताया गया है, जो हल्कू है वो भावुक हृदय वाला है, गरीब होने के बावजूद भी वो अपना आत्मसम्मान है, सुख का जीवन जीने की भावना रखता है। जीवन में कष्ट होने के बावजूद भी वो कभी अपनी गरीबी हो गई, अपनी जो व्यवस्था है उसके ऊपर कभी भी शिकायत नहीं करता है। उसकी पूरी फसल है वो जानवर है वो चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शांति से कहता है कि कोई नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, आप कम से कम शांति से सो तो सकेंगे ही। तो इसमें ये क्या दिखाती है, उसकी भावुकता और स्वाभिमान दोनों चीज़ों को दिखाया जा रहा है। अगले वाला पॉइंट है वास्तविकता को स्वीकार करने वाला। तो जो हल्कू है उसने अपने हालात को, जैसी उसकी परिस्थितियां, उसको उसने भाग्य मानकर स्वीकार कर रखा है, और उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है लेकिन सहने की क्षमता बहुत है। तो क्या कर सकता है, बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, और वो कर्ज लेकर फसल उगाता तो वो भी चौपट हो जाती है। तो क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को अंत में वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेता है। उसके अंदर सहने की क्षमता बहुत है, इतनी सर्द रात में भी वो प्रयास करता है कि कैसे भी उसकी फसल बची रहे, लेकिन एक दिन सोने कारण उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण वो सो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी फसल चट हो जाती है। वो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता बल्कि सामाजिक अन्याय को चुपचाप देखकर सहता रहता है। तो हल्को वो क्या करता है, कोई भी प्रकार का विरोध नहीं करता और सामाजिक न्याय को चुपचाप झेलता रहता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, जो पूस की रात है उसके कहानी का जो कहानी की भावना, वातावरण और मूल समस्या को दर्शाता है। तो पूस की रात है, ये कहानी है, ये कहानी की भावना हो गई, जैसा वातावरण है उसकी मूल समस्या को दिखाता है। हल्कू का जो चरित्र लिया गया है वो एक भारतीय जो गरीब किसान होता है उसकी वास्तविक तस्वीर है, क्योंकि भारत के जो किसान होते हैं उनके पास आपको पता है ज़्यादा पैसा नहीं होता है, खेती भी काफ़ी बार जानवर हो गए, अकाल हो गए, बाढ़ के कारण क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, और फिर उसे जमींदार हो गए, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है, और काफ़ी बार वो कर्ज भी नहीं चुका पाते हैं। तो यही एक गरीब किसान की वास्तविक जीवन के बारे में इसमें बताया गया। एक गरीब जो किसान होता है वो क्या होता है, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में हो फिर भी क्या करता है, कभी हार नहीं मानता और हमेशा प्रयास करता रहता है। तो हमें इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि जीवन में आपकी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, आपको स्वीकार करते हुए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हल्कू का संघर्ष, त्याग और भावुकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण कहानी को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली बनाते हैं। तो हल्कू ने जो संघर्ष कर रहा है, त्याग कर रहा है, और उसकी जो भावुकता है वो कहानी को क्या बनाती है, बहुत ही मार्मिक और प्रभावशाली बनाती है। मतलब जो कहानी है उसको क्या बना देती है, एकदम दर्शकों से उसका जुड़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसी कहानी है जो आपके गांव, आपके आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा। तो ये आपको एकदम जीवन से संबंधित कहानी बनाती है। तो इस प्रकार कहानी, नामांकन और चरित्र चित्रण अत्यंत सार्थक दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको चरित्र में क्या क्या, हल्कू की क्या क्या विशेषताएं लिखनी है, मैं पहले एक बार फिर आपको ऊपर पर से समझा दूंगा। गरीब है वो, हल्कू है, गरीब है लेकिन सहनशील व्यक्ति है, ठीक है। वो कर्जा लेकर क्या करता है बेचारा, उसके वो फसल बेचकर आता है, तो कंबल खरीदने के बजाय क्या करता है, खेती करता है, या फिर साहूकार का कर्ज चुकाया था उसने। कर्तव्यनिष्ठ परंतु विवश है, क्या होता है, कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा तो रहा होता है, सर्द रात में अपनी रखवाली तो करता है, लेकिन एक दिन उसको क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगने के कारण वो अपने कुत्ते के पास जो अग्नि जलाकर बैठता है और वहाँ पर ही सो जाता है, और क्या हो जाती है, वहाँ पर उसकी फसल जल जाती है। समझ में आ गया। भावुकता और स्वाभिमान, तो गरीब है लेकिन स्वाभिमानी भी है। वो क्या कहता है कि चलो अगर जानवरों ने अगर फसल खा गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कम से कम जीवन को अच्छे से रात को सो तो सकेंगे ही। वास्तविकता को स्वीकारने वाला, तो उसकी जीवन में आपको पता है हल्कू के जीवन में इतना संघर्ष है, गरीब है, साहूकार से पैसा लेकर उसने खेती की, वो भी फसल चौपट हो गई, लेकिन फिर भी वो जीवन में शिकायत नहीं करता, और क्या कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हमारे भाग्य में यही लिखा था। तो वो सारा सामाजिक अन्याय वो बिना विरोध के सहता रहता है। तो इन सब पॉइंटों को आपको लिख देना है। ये था आपका पहले वाला प्रश्न, पूस की रात का जो कहानी का जो शीर्षक है हल्कू, उसका चरित्र चित्रण। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बीए सेकंड सेमेस्टर का कहानी व उपन्यास का जो पेपर होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, प्रेमचंद की
पूस की रात कहानी की कला और विशेषताएं बताएं। तो प्रेमचंद के द्वारा जो पूस की रात कहानी लिखी गई है उसकी आपकी कला और विशेषताओं के बारे में बताया कि प्रेमचंद है वो आपको पता है बहुत बड़े नायक हुए हैं भारतीय जो साहित्य लेखन के अंदर। तो उनकी कला क्या विशेषताएं हैं और पूस की रात कहानी में उनकी कलाएं किस तरीके से निखर कर आती हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है, साहित्यिक कलाओं का। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप अन्य प्रश्नों के उत्तर भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो कलात्मक विशेषताओं की बात करें, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक यथार्थवादी कवि है। यथार्थवादी कवि मतलब उन्होंने जो वास्तविक जीवन में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी है साहित्य की रचना की है। तो उन्होंने आपको पता उनकी बहुत सी कहानियां जैसे नमक का दारोगा हो गई, पूस की रात हो गई, जो निम्न समाज दलितों की बहुत सी उन्होंने कहानियां लिखी हैं। तो ये सब कहानियां किसकी, गरीब व्यक्ति हो गए, किसान हो गए, मजदूर हो गए, समाज में निम्न वर्ग है, उनका जीवन किस तरीके से है। उन्होंने उस साहित्य को लिखा है जिस साहित्य के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। समझ में आ गया। गरीब किसान की बात हो गई, मजदूर की बात हो गई, ग्रामीण जीवन परिवेश हो गया, उसकी बात किसने लिखी है, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से लिखी है। इसलिए प्रेमचंद है वो इतने प्रसिद्ध लेखक हुए क्योंकि उनकी जो बात है वो आम जनता को क्या हुई, बहुत अच्छी पसंद आई। इसमें क्या पूस की रात की कहानी है ये कि संवेदनशील और यथार्थ कहानी, मतलब एकदम वास्तविक कहानी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भारतीय ग्रामीण किसान है उसका जीवन कैसा होता है, पीड़ादायक जीवन रहता है, उसका संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। उस सब चीज़ों को उन्होंने क्या प्रभावी ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है, पूस की कहानी के माध्यम से इन्होंने गरीब किसान की कहानी को दिखाने का प्रयास किया और इतनी स्पष्टता से, इतनी यथार्थवाद से, इतनी वास्तविकता से दिखाया है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये तो हमारे ही आप में से किसी एक व्यक्ति की कहानी हो। समझ में आ गया आपको। तो कहानी और कला की विशेषताओं की बात करें अपन, परिचय तो अपन ने देख लिया। सबसे पहला पॉइंट यथार्थवाद। तो प्रेमचंद ने जो ये कहानी लिखी है इसमें ग्रामीण जीवन की एक अच्छी सच्ची कहानी आपको देखने को मिलती है, जिसमें जो हल्कू जैसा पात्र है आज के समय में, ये कहानी उन्होंने जब लिखी थी भारत आज़ादी के आसपास से पहले तक, तो उसमें क्या हुआ, अगर आप उस कहानी को पढ़ोगे जिस समय प्रेमचंद ने लिखी थी तो उस समय किसानी मुख्य पैसा हुआ करता था। इतने ज़्यादा पैसे बचते नहीं थे, आज भी नहीं बचते किसानी में तो, और जमींदारों का क्या बोलबाला हुआ करता था। तो उस समय की कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और उस कहानी में जो हल्कू है, जो किसान है, उसकी क्या पीड़ा देखने को मिलती है, अभाव का जो जीवन होता है वो देखने को मिलती है और उसकी व्यवस्था दिखाई देती है उस कहानी के अंदर। जैसे कि बिना कंबल के ठंडी रात को खेत की रखवाली करना। तो हल्कू है वो चाहता था कि चाहता तो अपना खेत में की फसल बेचकर क्या कर सकता था, कंबल खरीद सकता था, लेकिन वो क्या करे बेचारा, उसने क्या किया, साहूकार का कर्ज है चुकाने का कार्य किया। तो यही है, उसके पास बेचारे के पास होता नहीं है कंबल, और फिर उस ठंडी रात में बिना कंबल के वो क्या कर रहा होता है, रखवाली कर रहा होता है। तो ये कहानी है, ऐसी गरीबी की कहानियाँ आज भी अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको बहुत सी मिल जाएंगी। तो ऐसी कहानी जब आप पढ़ते हो तो आपका क्या आत्मा से जुड़ाव होता है उन कहानियों के प्रति। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यथार्थवाद, वास्तविक कहानी के पात्रों के ऊपर इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। अगला क्या है, भावनात्मक और करुणामय। तो इमोशनल डेप्थ और पेथोस। तो कहानी जो है वो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके हृदय को छू जाते हैं। क्यों? हल्कू की स्थिति है वो इतनी दयनीय है कि वो बहुत ज़्यादा विवश है गरीबी से, इस समाज की व्यवस्था से, साहूकारों से, लेकिन फिर भी वो इतना विवश होने के बावजूद भी कभी भी करुणा की, दया की भीख नहीं मांगता हुआ दिखाई देता है। उसकी फसल चौपट हो जाती है, फिर भी वो स्वाभिमान के साथ कहता है चलो फसल चौपट हो गई तो कोई नहीं, हमारे भाग्य में यही लिखा था, अब कम से कम रात को चैन और सुकून की नींद से सो तो सकेंगे। तो समझ में आ गया, गरीबी है, विवशता है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की जो शिकायत नहीं की जा रही है हल्कों के द्वारा। तो यही कहानी, यही संघर्ष है वो पाठकों को जोड़ के रखती है।
तीसरा पॉइंट होता है प्राकृतिक वातावरण का चित्रण। तो आपको पता है प्रेमचंद है, उनकी जो लेखनी है उसका यही कमाल था कि वो चीज़ों को ऐसे पेश करते थे जैसे कि एकदम वास्तविक आपके सामने वो चीज़ हो रही है, आप पढ़ रहे होते हो उस चीज़ को और आपको सीधा महसूस हो रहा होता है अंदर से। समझ में आ गया? जैसे पूस की जो पूस की रात कहानी, उसमें ठंडी रात का जो चित्रण किया गया है उसमें देखो उन्होंने किन शब्दों का चयन किया है, किसका? ठंडी हवा चुभने वाली। तो आपको पता है जब सर्द ऋतु का मौसम आता है और हवा चलती है तो ऐसे आपको चुभती है जैसे कि कील चुभ रही हो। तो इन्होंने भी यही बताने का प्रयास किया कि जो ठंडी हवा चल रही है वो एकदम चुभने वाली है। साथ ही साथ जो मौसम होता है सर्द ऋतु का, उसमें ओस की बूंदें भी पड़ती हैं। आपको पता है ओस पड़ती है ना सर्द ऋतु में, तो वो भी लिखा उसमें, उन्होंने लिखा कि ओस की बूंदें वो टपक रही थी। तो ये सब चीजें हैं, आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल एकदम वास्तविक लगेगा कि ये तो आम सामान्य एक सर्द ऋतु की ही बात हो रही है। समझ में आ गया? तो यही है प्राकृतिक जो चित्रण कर लेखक की यही लेखनी होती है, यही कमाल होता है कि आप शब्दों का इतना सजीव चयन कीजिए कि पढ़ने वाले को लगे कि ये तो अपने साथ ही कुछ घटित हो रहा है। समझ में आ गया? तो यही काम प्रेमचंद ने अपने माध्यम से किया है। इन लाइनों को अच्छे से याद कर लेना, आपको लिख के आनी है और ब्लैक पेन से लिख कर आनी है। अगले वाला पॉइंट है प्रतीकात्मक। तो प्रतीकात्मक की बात करूं, पूस की रात जो कहानी है वो सिर्फ ठंडी रात ही नहीं है, बल्कि देखो कहानी का चित्रण समझने का प्रयास करना। ठंडी रात की कहानी है, ठंडी रात बताई गई है। अब ये ठंडी रात का दो अर्थ है, एक तो जो वास्तविक रात है वो है, दूसरी बात क्या है वो किसान के जीवन को भी ठंडे रूप में दिखाती है कि उसका जैसे रात ठंडी है, कठोर है, वैसे ही उस किसान का जीवन भी क्या है, कठिन है, कठोर है और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से भरा हुआ है। तो समझ में आ गया आपको, ठंडी रात को प्रीतात्मक उस जो हल्कू है उसके जीवन के संघर्ष से जोड़ दिया गया है। तो यही कमाल है, कवि का यही कमाल होता है। उसके अलावा बताऊं आपको, अलाव की गर्मी, जो अलाव समझ आज या फिर अपनी जो अग्नि जलाकर बैठते हैं ना, आप गर्मियों सर्दियों में आपने देखा होगा कि लकड़ी जला के आप बैठ जाते हो, उसको अलाव बोला जाता है गाँव में। और शहरों के बच्चे तो आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसलिए बता दिया। तो अलाव की गर्मी से क्या दिखाया गया कि आशा और संतावना, मतलब उम्मीद है कि फसल इस बार अच्छी होगी और साहूकार के कर्जे से मुक्ति मिलेगी। तो अलाव को किस प्रतीक में दिखाया? आशा के प्रतीक में दिखाया कि एक ना एक दिन वो गरीबी के चंगुल से बाहर निकलेगा को। अगले वाला क्या है? फसल की चोरी। तो फसल की चोरी आपको पता है जानवर खा जाते हैं, जमींदार साहूकार है वो कर्जे में खा जाते हैं। तो इससे फसल की चोरी को क्या प्रतीक के रूप में दिखाया कि किसान है वो अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई करता है, और ये जो समाज है, ये सामाजिक प्रणाली है, वो उसके हक को छीनकर चली जाती है। तो यहाँ पे फसल की चोरी को क्या दिखाया? किसान के हक का शोषण के रूप में दिखाया है। अगले वाला है झपकी और निंद्रा। तो थकान और पलायन, मतलब आपको पता है कि जो हल्कू है उसके झपकी और नींद आ जाती है। तो क्या है कि वो संघर्ष से इतना मतलब अंदर से टूट चुका हुआ, हार चुका होता है कि उसका इतनी थकान चढ़ चुकी होती है कि वो चाहता है कि इस जीवन को त्याग कर और कुछ कर सके। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनको प्रतीकों के रूप में दिखाया। तीनों के तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है और साथ के साथ इनको आपको लिख कर भी आना है ब्लैक पेन से। अगले वाला पॉइंट है संवाद की सरलता और प्रभावशीलता। तो आपको पता है प्रेमचंद की भाषा इतनी सरल रही है कि आम जन की जो भाषा होती है, गांव की भाषा होती है, आम व्यक्ति की भाषा होती है, उनका इन्होंने प्रयोग किया है। और पात्र भी ऐसे चुने जो आम जन जैसे हो, आम ग्रामीण जीवन जैसे हो। तो इनसे क्या होता है, इंसान की जो पहुँच होती है, जो व्यक्ति उनको पढ़ रहा होता है उसको लगता है कि तो कुछ मेरी कहानी जैसी ही दिखाई आ रही है। जैसे कि इन्होंने एक शब्द यूज किया है, आप मज़े से सोएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है व्यंग्य दिखाई दे रहा है कि अब कहता है कि जो हुआ चलो जीवन में जो लिखा वो मिल गया, अब तो कम से कम ज़िंदगी आराम से तो जिएंगे। तो यहाँ पर आपको कई भाव एक साथ निकलेंगे, गंभीर भाव कि बेचारा कर भी क्या सकता है सोने के अलावा, व्यंग्य। अब उसने उस परिस्थितियों पर व्यंग्य कसा है कि भगवान मेरे जीवन में इतने कष्ट थे, तुमने एक और कष्ट दिया, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरा भाग्य में ये लिखा। और यथार्थ को भी दिखाने का प्रयास किया है। तो यही है जो प्रेमचंद है, उनकी यही खूबसूरती रही है लेखनी की कि वो यथार्थ जो वास्तविक कहानियां हैं, वास्तविक पात्र हैं, उनको लेकर आते थे, वास्तविक बोली और वास्तविक शब्दों का चयन करते थे, इसलिए आमजन उनसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता था। अगले वाला प्रश्न है सामाजिक आलोचना।
तो कहानी में प्रेमचंद ने समाज के आर्थिक ढांचे और किसान की दयनीय स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। तो आपको पता है समाज में जो किसान है उसका जो जीवन है वो कितना संघर्षपूर्ण रहता है, दयनीय जीवन रहता है, उसके पास इतने संघर्ष करने के बाद में भी ज़्यादा पैसा नहीं आता है। तो यही चीज़ उन्होंने सामाजिक आलोचना की है, समाज की जो किसानों के प्रति इतना निर्दय है। यहाँ पर क्या दिखा है, साहूकार का अत्याचार जो बार बार कर्जे पर रखता है, साथ के साथ सरकार की उपेक्षा, किसान की व्यवस्था, ये सभी क्या है जो गंभीर जो सामाजिक प्रणाली है उस पर सवाल उठाने का, सवालिया निशान खड़ा करने का कार्य करते हैं। अगले वाला प्रश्न है पात्र चित्रण की कुशलता। तो हल्कू जैसे पात्र को भी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपना जो लेखन क्रिया है उसके माध्यम से शब्दों के चयन से एकदम जीवित बना दिया। ऐसा बना दिया, अगर आप भी इस कहानी को एक बार पढ़ लोगे तो जीवन में हल्कू का नाम तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसा इन्होंने पात्र की रचना की है। और उसकी सहनशीलता, विवस्था व संवेदनशीलता मौन विद्रोह के पाठक के मन में गहरी छाप छोड़ता है। मतलब जो प्रेमचंद है उसके जो सहनशीलता दिखाई है हल्कू की, वो कितना सहनशील है जीवन के प्रति, विवश है, मुश्किल परिस्थितियों में व्यवस्था को क्या और संवेदनशीलता उसके जीवन में अभी भी बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई आम व्यक्ति, आम जन या आम मनुष्य भी उन परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा हो, वो भी व्यक्ति भी पढ़ ले तो उसे क्या एकदम अंदर से उसके विद्रोह मन से निकल आ जाए कि ऐसी बुरी परिस्थिति, ऐसा ये समाज किसी के प्रति निर्दय नहीं हो। तो यही कमाल है प्रेमचंद की लेखनी का। अब बात करें अपन कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। तो आपको पता है पूस की रात कहानी है, ये एकदम कला मतलब लेख में यथार्थ, वास्तविक लगती है और भावनाओं से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद ने एक साधारण किसान की जो असाधारण पीड़ा और संघर्ष की कहानी है, इसको अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य की सबसे अमर कृति बना दिया। मतलब ऐसे शब्दों का चयन किया कि साहित्य रचना है उसमें ये कहानियाँ सदा के लिए अमर हो गई। और ये कहानी न केवल मन को छूती है बल्कि पूरे समाज को किसानों के अधिकारों के प्रति जागृत करने का प्रयास करती है, उनके जो संघर्ष को सबके सामने वास्तविक रूप से दिखाने का प्रयास किया है। तो ये है जो पूस की रात है कहानी है उसकी, जो प्रेमचंद की कला व विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर से बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी के और जो आपका पेपर होता है उससे संबंधित अगर प्रश्नों को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और साथ के साथ कमेंट जरूर से करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका BA सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित मैं आपका जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में मुख्य पात्र लहना सिंह की चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो लहना सिंह की चरित्र विशेषताएं क्या क्या हुई, क्या क्या उसका चरित्र था, क्या किस तरीके से ने लहना सिंह को लेखक ने कहानी के अंदर पात्र बनाकर उभारा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार ये रिपीट होता है प्रश्न। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना है। साथ के साथ बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने पहले करवा दिए हैं, तो उनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आपको पता है उसने कहा था, ये जो कहानी है ये चंद्रघर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? चंद्रघर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। और उसका मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह नाम का एक लड़का है, वो इसका मुख्य पात्र है। और वो एक क्या होता है, एक पंजाबी लड़का होता है और वो क्या होता है, उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है जब वो छोटा होता है तब। और उस लड़के के प्रेम के पीछे जब उससे पूछता है कि तू वो मतलब वो उससे मिलता है एक बार छोटे बचपन में, तब वो उससे कहता है, वो लड़की उससे कहती है कि तू जीवन में क्या करेगा मेरे लिए? तो वो कहेगा कि मैं हमेशा तेरे लिए रक्षा करूँगा। वक्त बीतता है, वो लड़की चली जाती है और उस लड़की की शादी हो जाती है। ये लड़का भी आगे जाकर आर्मी में लग जाता है। होता क्या, जब ये आर्मी में लगता है तब उसका जो अफसर होता है ना, उसका अफसर का उसको पता चलता है कि ये उसकी अफसर की पत्नी भी वही लड़की है जिसे ये प्रेम किया करता था। तो युद्ध के क्षेत्र में जब वो लड़की है, उस लड़की का पति जिससे प्रेम कर उस लड़की का पति की ये जान बचाता है अफसर की, जिससे वह प्रेम करता था जिस लड़की से।
तो यही एक प्रेम की अद्भुत कहानी, एक कर्तव्य की अद्भुत कहानी चंद्रगढ़ शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। तो आपको कहानी का ओवरव्यू मिल गया होगा। चलो अब मैं आपको और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, लैला सिंह एक साधारण पंजाबी बालक होते हुए भी अपने प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का असाधारण बन जाता है। मतलब वो, मैंने आपको बताया ना, वो प्रेम करता था उस लड़की से। उसने बचपन में ये वादा किया था कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा, और वो उससे शादी नहीं होने के बावजूद भी वो अपना जो कर्तव्य है उसको निभाता है। ये कहानी न सिर्फ प्रेम बल्कि कर्तव्य, मर्यादा और आत्म बलिदान भी है। तो इस कहानी में सिर्फ कर्तव्य नहीं दिखाया गया उसका, लैला सिंह का, बल्कि मर्यादा, उसका संयम दिखाया गया है और आत्म बल भी दिखाया गया है कि उससे प्रेम प्रेम था, उसका जो सच्चा प्रेम था, उसने उसको शादी नहीं होने के बावजूद भी उसको निभाया। पहले वाला पर्सन, अब उसकी चरित्र विशेषताओं के देखें तो अगला पॉइंट है कर्तव्यनिष्ठ सैनिक। तो लैला सिंह है ना, वो एकदम कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य को निभाने वाला सैनिक है। युद्ध के समय जब गोलियां उस पर आ रही होती है, तब वो अपने अफसर को बचाने का कार्य करता है, और अफसर को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक भी नहीं करता है। यही बात उसकी क्या दिखाती है कि वह बहादुर और निडर भी है साथ के साथ। उसने गोलों के बीच में अपने अफसर की जान बचाई, और जो उसके क्या था, उसकी प्रेमिका थे, उसका पति था उस, और अपनी भावनाओं को पीछे रखकर उसने क्या किया, कर्तव्य को निभाया। तो देखो, उसकी प्रेमिका पति था, फिर भी उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने क्या किया, उसके अपना कर्तव्य निभाया। उस पे गोलियां आ रही थी, वो आगे बढ़ा सैनिक युद्ध के क्षेत्र में, और उसने उसको बचाया। तो यही चीज़ क्या दिखाती है, उसके कर्तव्य निष्ठा को दिखाती है कि वो एक बहादुर सैनिक भी था साथ के साथ में। अगले वाला पॉइंट है प्रेमी लेकिन अत्यंत त्यागी। तो लैला सिंह का जो उस लड़की के प्रति प्रेम था, वो निस्वार्थ भाव का था और त्यागपूर्ण भाव का था। बचपन में जब वो लड़की उससे पूछती है कि तू क्या करेगा, तो वो वादा करता है कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूँगा। लेकिन होता क्या, जब वह लड़की किसी और की जब पत्नी बनती है, तो भी वह वचन निभाता है, अपने प्रेम को त्याग कर उसके पति को युद्ध में बचाता है। तो समझ में आ गया आपको, यही चीज़ है कि प्रेम है उसको, लेकिन वो त्याग करने का, आत्म बल करने का उसमें भी शक्ति है। अगले वाला पॉइंट है निस्वार्थ और बलिदानी। तो लैला सिंह स्वार्थी नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीता है। वह उस व्यक्ति की रक्षा करता है जिससे वो प्रेम में हार गया। तो जिस व्यक्ति से भाई उसकी प्रेम था, उसको वो व्यक्ति ले गया, लेकिन फिर भी उसकी क्या करता है, उस व्यक्ति की वो रक्षा करता है और अपने प्राण देकर वचन निभाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसका जो लैला सिंह है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी गोली लग जाती है। और जो मरते समय वह केवल यही पूछता है कि उसने पूछा था। इस वाक्य में उसकी भावनाओं की गहराई दिखाती है। और मरते समय वह केवल यही पूछता था कि उसने ये बात पूछी थी कि तू क्या करेगा, मैंने यही कर्तव्य निभाते निभाते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यही चीज़ें उसके क्या दिखाती है, उसके प्रेम की निस्वार्थ भाव और बलिदान के रूप को दिखाती है। अगले वाला पॉइंट है शांत, गंभीर और मर्यादित व्यक्तित्व है। तो लैला सिंह है वो अत्यंत क्या है, शांत व्यक्ति है, संयम से जीवन जीने वाला व्यक्ति है और आत्म नियंत्रित व्यक्ति है। तो लैला सिंह है वो क्या है, एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति है, संयम से जीवन जीने पर विश्वास रखता है और आत्मविश्वासी व्यक्ति है। वह कभी अपने प्रेम को उजागर नहीं करता है, नहीं शिकायत करता है। उस क्या है, एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव का लड़का है, उसे प्रेम होता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा उजागर नहीं करता उसको, उस लड़की को जाकर तक भी नहीं कहता है, ना ही किसी को शिकायत करता है कि भाई उसका प्रेम है वो छूट गया, इस बात की वो शिकायत भी नहीं करता है। मर्यादा में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाता है। यही उसका चरित्र हमें सिखाता है कि मौन में भी बहुत बल होता है। यही चीज़ हमें क्या दिखाती है कि इंसान को ज़्यादा जीवन में उछल कूद करने के बजाय, ज़्यादा शिकायत करने के बजाय, जीवन में कष्ट होने के बावजूद आप संयम से आत्म बल पर भी जीवन जी सकते हो। तो यही चीज़ है उसके जीवन में मर्यादा, कर्तव्यपूर्ण व्यक्तित्व दिखाने का प्रयास किया है। अगले वाला पर्सन है संवेदनशील और भावनात्मक रूप से दृढ़। हालांकि आपको पता है, युद्ध जैसे कठोर माहौल में भी, मुश्किल माहौल में भी संवेदनशीलता गहरी है। मतलब उसका प्रेम है जो
गुलेरी जी है जिन्होंने एक लेखन लिखा है। उन्होंने युद्ध जैसे मुश्किल परिस्थितियों में प्रेम के जो सजीव प्रेम रूपी जो वृक्ष है उसको हमेशा जिंदा रखा है। भावनाओं की संवेदनशीलताओं को उन्होंने जिंदा रखा है। वह भावनाओं को समझता है, जो उसका पात्र है कहानी का, वो भावनाओं को समझता है और वचनों का महत्व निभाता है। और जो उसने वचन दिए थे अपनी प्रेमिका को, वो उन वचनों को निभाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने जीवन की आहुति से भी नहीं डरता। और जो लैला सिंह है ना, वो दूसरों के, उसको पता है कि भाई अब मेरा प्रेम तो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका जो पति है अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो उसका जीवन का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसके वचन की, अपने वचन, उसने जो वचन दिया था उसकी कर्तव्य पालन करता है और अपने आप को ही न्यौछावर कर देता है। लैला सिंह एक ऐसा चरित्र है जो प्रेम, त्याग और कर्तव्य की त्रिवेणी है। उसने अपने जीवन का सिद्धांत किया कि सच्चा प्रेम मौन होता है, त्यागपूर्ण होता है और मर्यादाओं से बंधा होता है। तो लैला सिंह का जो चरित्र है उसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना आपको देखने को मिलती है। तो अब मैंने आपको ये तो कहानी में स्टार्टिंग में बता दिया था कि उसके चरित्र में जो प्रेम है, उसको त्याग की, कर्तव्य की, वो एक बहादुर सैनिक है, अपनी जान देने से भी बिल्कुल भी नहीं डरता है। उसने अपने जीवन में इस सिद्धांत को भाई लोगों को समझाया है कि सच्चा प्रेम मौन होता है। जो सच्चा प्रेम जो व्यक्ति करता है वो एकदम मौन होता है, वो त्याग करने की भी भावना अपने अंदर रखता है और मर्यादाओं से बंधा होता है। साथ के साथ जो मर्यादित व्यक्ति होता है उस तरीके के उसका प्रेम होता है। वह न केवल आदर्श सैनिक है, ना ही वह सिर्फ कोई एक मतलब अच्छा सैनिक है, बल्कि प्रेमी, एक अच्छा प्रेमी भी है, वचनबद्ध व्यक्ति भी है, साथ के साथ मानवीय मूल्यों का प्रतीक भी है। तो देखो लैला सिंह के अंदर कितनी जो आपको गुण देखने को मिल रहे हैं, आपको भी अपने जीवन में निभाना चाहिए कि वह सिर्फ एक आदर्श सैनिक नहीं है, बल्कि एक आदर्श प्रेमी भी है, एक आदर्श वचनबद्ध व्यक्तित्व भी है कि मुश्किल जो उसने जो बचपन में जो वचन दिया था उसको निभाने का प्रयास उसने बाद में भी किया। और मानवीय मूल्य, जो मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं उनको, भावनात्मक मूल्यों को निभाने का कार्य भी करता है। और उसने अंतिम वाक्य में कहा था, उसका अंतिम वाक्य था, उसने कहा था, हिंदी साहित्य का अमर वाक्य बन गया। और उसने जो कहा था, उसने कहा था, ये शब्द आज भी अगर आप इस कहानी को पढ़ लेते हो तो आपके जीवन में, हृदय में वो अंदर से समा जाता है। तो ये है आपका जो पूरा का पूरा लैला सिंह का चरित्र चित्रण। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चरित्र चित्रण है ये, बड़ा इम्पोर्टेंट कहानी है, इससे प्रश्न ज़रूर से ज़रूर उठकर आता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का पेपर होता है, कहानी व उपन्यास, उससे संबंधित अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कौन सा है? पर्दा कहानी के तत्वों के आधार पर गदल की कहानी की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए और कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो पर्दा जो कहानी है उसमें जो गदल नाम की जो नायिका होती है उसका क्या करना है, उसको बारे में बताना, उसका चरित्र चित्रण करना है और कहानी के बारे में जो लेखक ने लिखा उसका मूल्यांकन करना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार अलग अलग विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि चाहे प्रश्न निबंधात्मक आए, चाहे लघुतरात्मक आए, चाहे अति लघुतरात्मक, वीडियो पूरा देखोगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। साथ के साथ मैंने और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर करवा रखे हैं, उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। क्लिक करके सारे वीडियो को आप देख लेना साथ साथ इस वीडियो को देखने के बाद में। चलो शुरू करें। इससे पहले आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए व्यक्ति हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को जरूर से आपको शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को। जो ये प्रसिद्ध साहित्यकार है भीष्म साहनी की जो कहानी है गदल, ये सामाजिक विसंगतियों और जातिगत भेदभाव पर करारा प्रहार है। मतलब ये कहानी है, गदल नामक कहानी है, एक दलित महिला की कहानी है जो सामाजिक व्यवस्थाओं, धार्मिक रूढ़ियों और स्त्री अस्मिताओं के पर प्रश्न उठाती है। मतलब ये जो महिला है, आपको पता है उस समय की कहानी है जिसमें महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे। सामाजिक जो व्यवस्था है वो उन्होंने महिलाओं को दबा रखा था। साथ के साथ जो धार्मिक रूढ़ियाँ हैं जिसमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकती थी, तो उन सब चीज़ों पर इस कहानी के माध्यम से क्या किया गया है, कड़ा प्रहार किया गया है। इस कहानी पर्दा कहानी के जो साहित्यिक तत्व हैं उसमें पात्र, कथानक व संवाद,
जो उद्देश्य हैं वो वातावरण के आधार पर देखे गए हैं। तो ये कहानी बस यही है कि जो एक महिला है गदल नाम की, वो दलित महिला है और वो मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहती है, तो उसको जो जो पंडित तो वो रोकता है। तो उसके ऊपर इन्होंने पूरी कहानी लिखी है, जिसमें महिला को कमज़ोर नहीं बताकर एक सशक्त बताया गया है। साथ के साथ जो धार्मिक, सामाजिक व जो रूढ़ियाँ हैं जो दलितों को और महिलाओं को रोक रही है, उनके खिलाफ इन्होंने प्रखरता से आवाज़ उठाने का कार्य किया है। तो यही कहानी है गदल नामक कहानी। तो नायिका गदल का चरित्र चित्रण, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बात करें साहसी और विद्रोही महिला है। तो आपको पता है गदल है वो एक साधारण दलित समाज की महिला है जो ऊंच नीच के खिलाफ क्या करती है, विद्रोह करने का प्रयास करती है। जब वह मंदिर के अंदर जाती है तो उससे क्या होता है, दलित जो पुजारी होता है उसको, क्योंकि उस समय क्या होता था, दलित व्यक्तियों के जो नीचे समाज के व्यक्ति होते हैं उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो उसको भी इसीलिए रोका जाता है। तो वो तुरंत कहती है कि वो उस सब चीज़ों का क्या करती है, कड़े शब्दों में विद्रोह करती है। तो यही चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि जो गदल है वो क्या है, साहसी है। हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि गदल वो साहसी और विद्रोही स्वभाव की महिला है। अगले वाला पॉइंट की बात करें, स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाली। तो गदल है वो अपने स्वाभिमान से, अपने व्यक्तित्व से कभी भी समझौता नहीं करती है। समाज उसे नीचा दिखाता तो क्या कहती है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है बल्कि सबका है। समझ में आ गया। तो उसे जो पुजारी रोकता तो सीधा कहती है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, हमारा भी है। तो इस कहानी के कथन के माध्यम से आत्मबल और आत्मसम्मान की भावना को दर्शाया गया है कि भाई वो कड़ा विरोध करती है। उसे लगता है कि भाई भगवान सिर्फ तुम्हारा ही थोड़ी है, हमारा भी है, हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है, हम भी आपकी तरह हार्ड मास के प्राणी हैं, तो आप में और हम में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं है। तो इसी चीज़ से क्या पता चलता है कि गदल वो एक स्वाभिमानी आत्म स्वभाव वाली महिला है। अगले वाला प्रश्न है, सजग और तर्कशील सोच वाली महिला। तो गदल है वो अंधविश्वास या परंपराओं को आंख मूंद कर नहीं मानती है, वह समाज से तर्क करती है और मंदिर के दरवाजे सबके लिए समान होने की बात करती है। तो गदल है वो क्या होते हैं, अंधविश्वास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, ना ही जो पुरानी परंपराएं हैं जिसमें महिलाओं को और जो दलित समाज के लोग हैं उनको मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है, उसको आँख बंद कर विश्वास करती है। वो कहती है कि मंदिर के दरवाजे वो सबके लिए क्या है, समान होते हैं। तो यही है कि नारी होने के साथ वो किसका रूप है, एक समाज सुधारक के रूप में भी उसको दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट है, नारी अस्मिता का प्रतीक। नारी अस्मिता क्या होती है, जिसमें जो नारी है उसको क्या एक अबला मतलब एक कमज़ोर के रूप में नहीं दिखाकर उसको मजबूत आवाज़ बनकर दिखाया गया है। जो भीष्म साहनी उन्होंने एक मजबूत जो महिला का कैरेक्टर इसीलिए चुना है ताकि उसको एक कमज़ोर के बजाय एक मजबूत महिला के रूप में दिखाया जा सके, जहाँ स्त्रियाँ चुप रहकर समाज की जो ये रीतियाँ हैं उनको सहे नहीं, बल्कि अपने मूल्य हैं, अपने अधिकार हैं, सम्मान की बात है, उसको ऊंची आवाज़ में समाज के सामने रख सकें और अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ सकें। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें जो गदल है उसको क्या दिखाया गया है, साहसी दिखाया गया है इस कहानी में, और स्वाभिमानी दिखाया गया है। स्वाभिमानी दिखाया गया है कि वो तुरंत कहती है कि भगवान सिर्फ तुम्हारा ही थोड़ी है, हमारा भी है। ये बात उसको ठेस पहुँचती है। साथ के साथ सजग और तर्कशील महिला है, वो कहती है कि मंदिर के दरवाजे वो आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। तो यही है कि उसको समाज सुधारक रूप में भी उसको दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट था कि नारी अस्मिता की प्रतीक, मतलब जिस तरीके से महिलाओं को पहले क्या समझा जाता था कि अबला नारी कमज़ोर रूप में समझा जाता था, बल्कि जो भीष्म साहनी उसमें गदल के माध्यम से महिलाओं को मजबूत उसके अधिकारों के लड़ने वाली एक आत्मसम्मानी समाज सुधारक महिला के रूप में दिखाया गया है। तो ये हो गया उनका चरित्र चित्रण गदल का। अब कहानी का मूल्यांकन करेंगे अपन। सामाजिक यथार्थ का कहानी मतलब वास्तविकता की कहानी। तो आपको पता है कहानी के माध्यम से जो समाज है उसके अंदर जातिगत भेदभाव हो गया, धार्मिक असमानता और पाखंड को उजागर करती है। तो आपके समाज में आपको पता है ना, पहले हिंदू समाज में क्या होता था, जो नीचे कुल के व्यक्ति होते थे, नीचे समाज के व्यक्ति, उनको मंदिर में जाने से रोका जाता था। तो यही है जो जातिगत भेदभाव हो गया, धार्मिक असमानता हो, उसको उजागर करती है। तो इसमें दलितों की जो उपेक्षा है और स्त्रियों की जो स्थिति है उसको एकदम कुशलता से यथार्थ जीवन के रूप में दिखाया गया है। जो समाज में जो घटना घट रही है उस रूप में उसको दिखाया है। अगले वाला पॉइंट है प्रतीकात्मक और संदेशात्मक।
तो मंदिर का दरवाजा इस कहानी में क्या सामाजिक समानता को दिखाता है। ये दिखाता है कि जो समाज की रूढ़ियां हैं वो मंदिर के दरवाजे की तरह इन्होंने उनको रोक रखा है, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलेगा तो सामाजिक समानता सबके लिए जाएगी और अधिकारों के प्रतीक के रूप में उसको दिखाया है। ये कहानी यह संदेश देती है कि ईश्वर सबका है, कोई भी किसी को ईश्वर से दूर नहीं रख सकता है। तो इस कहानी के माध्यम से ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि भगवान पर किसी एक वर्ग विशेष का कभी भी अधिकार नहीं हो सकता, ईश्वर सबका है। समझ में आ गया। और ईश्वर को आप किसी भी व्यक्ति से दूर नहीं कर सकते। ये एक भावनात्मक विचार है, ना कि एक सामाजिक प्रणाली का हिस्सा है। वातावरण और भाषा की सरलता। तो कहानी में जो पात्र लिए गए हैं, भाषा का प्रयोग किया गया है, ये कैसा किया गया है। तो आपको पता है पात्र एक महिला का लिया गया है, जिसमें क्या दिखाया है, महिला को एक मजबूत रूप से दिखाया गया है। साथ में ऐसी बात की गई है जो आपको वास्तविक समाज से संबंधित है, एक समाज की कुरीति है, एक रूढ़ि है, उसको दिखाया गया है। साथ के साथ जो एकदम साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या होता है कि समाज के हर व्यक्ति है उसके ये बात है एकदम वास्तविक लग सके। समझ में आ गया। तो ग्रामीण परिवेश के एकदम वास्तविक रूप को इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। अगले वाला पॉइंट है नारीवाद और सामाजिक न्याय की प्रस्तुति। तो कहानी के माध्यम से जो स्त्री के आत्मसम्मान की और अधिकारों की बात की गई, तो इस कहानी के माध्यम से यही बात की गई है कि स्त्री हो गई और जो समाज से संबंधित जो नियम है, सामाजिक न्याय, उसकी बात की गई है। तो महिलाओं को जिस तरीके से कमज़ोर समझा जाता था, उसके विपरीत भीष्म साहनी उन्होंने महिलाओं को एक मजबूत पात्र के रूप में, गदल के रूप में उसको प्रस्तुत किया। साथ ही साथ जो समाज में दलित वर्ग को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था, उसके विरोध इन्होंने लिखा है। तो यही है सामाजिक न्याय और नारीवाद का प्रतीक देखने को मिलता है आपको इस कहानी के अंदर। निष्कर्ष की बात करें तो गदल कहानी में नायिका गदल एक ऐसी स्त्री है जो जातिवाद, पाखंड और सामाजिक असमानता के विरुद्ध में सशक्त आवाज उठाती है। मतलब जो गदल कहानी है उसमें जो स्त्री है वो जातिवाद हो गई, जो आपका समाज में जातिवाद फैल रहा है, पाखंड हो गई, धार्मिक जो पाखंडवाद है, और सामाजिक असमानता जो जातिवाद के आधार पर है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का कार्य करती है। वो दलित समाज का एक प्रतिनिधित्व बनकर लड़ती है, संघर्ष करती है। और इसके लिए क्या होता है, इसको एक जो पूरे समाज है उसके लिए क्या दिखाया गया है, एक समाज सुधारक के रूप में दिखाया गया है। तो यही है पर्दा कहानी के जो पात्र हैं उसको क्या सामाजिक संघर्ष का, विद्रोह की भावना का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये कहानी जो समाज के से संबंधित एक सशक्त और यथार्थवाद रचना में से एक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बाकी के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे रखा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। धन्यवाद।